आज हम 12वीं कक्षा के फिजिक्स विषय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पहली यूनिट की शुरुआत करते हैं। ये आपकी जो पहली यूनिट है वो पिछले ब्लूप्रिंट के अनुसार कुल 7 अंक की रहती है, जिसमें एक एक अंक के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 5 अंक का। ये जो एक एक अंक के क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं, खाली स्थान, सही जोड़ी, कुछ भी हो सकते हैं, या एक शब्द में उत्तर, और ये दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न 5 नंबर का। इस प्रकार से कुल 7 नंबर की आपकी इकाई। यह जो इकाई है वो कुल 3 चैप्टर से मिलकर बनी है। 3 भाग हैं उसके। पहला है स्थिर विद्युत, विद्युत क्षेत्र एवं ग्राफ प्रमेय। दूसरा चैप्टर है विद्युत विभव और तीसरा चैप्टर है विद्युत धारिता। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, जिसके हमारे पास निम्न 4 टॉपिक हैं। आज इन 4 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। विद्युत क्या है, आवेश एवं उसके प्रकार, आवेश संरक्षण का नियम और आवेशों का क्वांटीकरण। इन 4 टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो चलिए, पहला आपका है विद्युत क्या है। तो विद्युत आपको बता दें कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या लिखेंगे आप? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, वह ऊर्जा जिसके कारण किसी वस्तु में अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहलाती है। क्या बताएंगे? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके और ये ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण किसी वस्तु में अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहलाती है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो उनके बीच होने वाले घर्षण के कारण विद्युत उत्पन्न होती है। उस विद्युत को हम घर्षण विद्युत कहते हैं। क्या देंगे आप घर्षण विद्युत की परिभाषा? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनके घर्षण से उत्पन्न विद्युत को हम घर्षण विद्युत कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। यहां एक बात और है, आप फिर से सुनिएगा। विद्युत वह ऊर्जा जिसके कारण किसी वस्तु में अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहलाती है। और ऐसी वस्तुएं जिनमें यह गुण उत्पन्न होता है उन्हें विद्युन्मय या आवेशित वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है? घर्षण विद्युत, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके घर्षण से उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्थिर विद्युत और नंबर 2 धारा विद्युत। नंबर 1 स्थिर विद्युत, नंबर 2 धारा विद्युत। अब स्थिर विद्युत सुनिएगा कि स्थिर विद्युत है क्या। जब हम घर्षण विद्युत उत्पन्न होती है तो घर्षण विद्युत उत्पन्न होने के कारण जो आवेश उत्पन्न हुए, क्योंकि विद्युत किससे उत्पन्न होती है? आवेश जिम्मेदार होते हैं विद्युत उत्पन्न होने के लिए। तो इन आवेशों को यदि हम स्थिर रखें, क्या घर्षण से उत्पन्न आवेशों को यदि स्थिर रखा जाए तब इस विद्युत को स्थिर विद्युत कहते हैं। अर्थात यदि आवेशों को प्रवाहित न होने दिया जाए, बहने न दिया जाए, तो उस विद्युत को स्थिर विद्युत कहते हैं। और यदि आवेशों को प्रवाहित होने दें, उनको बहने दें, तो वो कहलाती है धारा विद्युत। हमारे इस चैप्टर में स्थिर विद्युत है, धारा विद्युत आपको सेकंड यूनिट में मिलेगा। तो स्थिर विद्युत पर चर्चा यहां करेंगे। स्थिर विद्युत आवेश से संबंधित, इस पर चर्चा करेंगे। तो आपका अगला टॉपिक था आवेश। आवेश क्या है? तो आवेश सुनिए। आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज। आवेश यानी चार्ज। तो आवेश एक कण होता है। और कैसा कण होता है? वह कण जिसके कारण जिसके उपस्थिति के कारण या जिसकी उपस्थिति में, कैसे सुनिएगा, वह कण जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। क्या बताएंगे आवेश की परिभाषा? वह कण जिसकी उपस्थिति में
किसी वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, अर्थात वस्तु बल का अनुभव करती है, वो आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश। आवेश के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। नंबर एक धनावेश, नंबर एक धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और नंबर दो ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। ठीक ना? आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आवेश को। अब हम चर्चा करेंगे कि धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं। ठीक है ना? तो देखिएगा, चित्र के माध्यम से समझेंगे धनावेश और ऋणावेश को। मान लीजिए हमने दो वस्तुएं लिया, एक ए है और दूसरी बी है। इन वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं। क्या करते हैं? इनको आपस में रगड़ते हैं। तो रगड़ने पर इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जाते हैं, तो ये देने वाला कहलाता है। ये क्या कहलाया? इसने आवेश दिया या इलेक्ट्रॉन दिया इसने, और इसने क्या किया? लिया, ग्रहण किया। अब देखिएगा, इसने दिया, दाता हुआ यानी धनी हुआ, तो इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया? धनावेश उत्पन्न हो गया। और इसने लिया अर्थात इसने ग्रहण किया ये जो दिया था, तो इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया? माइनस आवेश उत्पन्न हो गया। अब देखिएगा, जब इसने इसमें इसको देता है तो इससे जो थे इलेक्ट्रॉन उन पर क्या आएगी? कमी आएगी। दाता तो कहला गया ही, लेकिन इन पर आई क्या? कमी। किसकी कमी आई? इलेक्ट्रॉनों की कमी आई, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो इसके पास क्या हो गए? ज्यादा हो गए, तो ये कहलाई इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? अधिकता। तो हम परिभाषा क्या दे सकते हैं धनावेश और ऋणावेश की? कि इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। जैसे देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए हैं, हमने किसी को 10 रुपए दे दिया, हमने किसी को 10 रुपए दे दिया, तो हम तो धनी कहला गए भाई, हम तो धनी हो गए, तमगा हमारे पास धनी का लग गया। परंतु 10 रुपए की हमारे पास कमी आ गई, तो कमी होने पर हम क्या हुए? धनी। और दूसरे ने क्या किया? उसने 10 रुपए ले लिया, तो उसके पास पैसे की तो अधिकता हो गई, लेकिन वो हमारा ऋणी हो गया, तो हम धनी हो गए, वो ऋणी हो गया। ये होता है धनावेश और ऋणावेश। इसको और एक उदाहरण से समझ ले सकते हैं, लेकिन उसको आवेश संरक्षण के नियम में भी समझ लेंगे कि कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को जब रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कहां चले जाते हैं? रेशम के कपड़े में। कांच की छड़ से निकल कर गए, जिससे निकल कर जाते हैं उसको धनावेश, और जिस पर जाते हैं उस पर क्या उत्पन्न होता है? ऋणावेश उत्पन्न होता है। ठीक है ना? अर्थात जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाते हैं उस पर धनावेश उत्पन्न होता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? ऋणावेश उत्पन्न होता है। ये अवधारणा रही किसकी? धनावेश और ऋणावेश की। ठीक है ना? अब इनसे ये जो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेश, ये आपको न्यूमेरिकल में मदद करेंगे, इसको ध्यान देने योग्य है। चलिए, तो अब आवेश के प्रकृति और उनके मात्रक विमीय सूत्र। तो देखिएगा, आवेशों की जो अन्योन्य क्रिया होती है, आपस में क्रिया करते हैं, तो इनकी क्रिया क्या होती है कि यदि धन धन क्रिया करते हैं तो इनके क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या बल लगता है? प्रतिकर्षण। ऋण ऋण करते हैं तो भी प्रतिकर्षण इन दोनों स्थितियों में। यदि धन ऋण या ऋण धन, तो इन दोनों स्थितियों में क्या लगता है? आकर्षण। इसको हम रिपल्सन फोर्स कहते हैं और इसको हम अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। देखिएगा, ये दोनों समान जाति के हैं, चाहिए ये हो चाहिए ये, अर्थात सजातीय हैं। समान प्रकृति के आवेशों में या सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, और विपरीत प्रकृति के आवेश यानी विजातीय आवेशों में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। ठीक है? इफेक्ट है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है ना? अब बात आती है कि आवेश कैसी राशि है।
तो आवेश राशि कैसी है? आवेश अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। ठीक है। अब इसका जो मात्रक होता है, कूलाम नियम अगर आगे पढ़ते हैं तो उसमें दिया रहता है या उसमें निकालते हैं अपन, लेकिन यहां बता दें आपको कि आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक वो एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में कूलाम होता है, एसआई पद्धति में कूलाम होता है। सीजीएफ पद्धति में, सीजीएफ पद्धति में स्थैर कूलाम होता है, स्थैर कूलाम होता है। ठीक है। अब विमी सूत्र अभी मैंने आपको पढ़ाया कि आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। जब धारा गुणे समय, तो धारा का विमी सूत्र हो गया ए और गुणे इसका विमी सूत्र हो गया टी, बराबर हो गया ये ए टी, ये विमी सूत्र हो गया। तो आवेश अदिश राशि है, आवेश का मात्रक कूलाम, एसआई पद्धति में, सीजीएफ में स्थैर कूलाम, और विमी सूत्र क्या होता है? ए टी। ये रही आपकी आवेश की अवधारणा। ठीक है ना। अब अगला टॉपिक था आपका आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, इसको नोट कर लीजिएगा। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित किया जा सकता है। क्या बताएंगे? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित किया जा सकता है, अर्थात किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। यह प्रकृति का मूलभूत नियम है। ठीक है। ये रहा आवेश संरक्षण का नियम। इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कांच की छड़ लेते हैं अपन, ये कांच की छड़ ले लिए, ठीक है, और एक रेशम का कपड़ा ले लिए, कोई भी ये कपड़ा ले लिए रेशम का। ठीक है। कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को हम रगड़ते हैं, रब करते हैं। जब रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले जाते हैं? रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। इससे निकल कर गए तो इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धनावेश उत्पन्न होगा। और इस पर आए तो इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो आवेश संरक्षण के नियम से एक तथ्य की पुष्टि होती है कि जब दो वस्तुओं को हम संपर्क में लाते हैं तो उन पर धनावेश और ऋणावेश साथ साथ उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? साथ साथ उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, जितना इसमें धनावेश होगा उतने इसमें ऋणावेश होगा, अर्थात इसने जितना इसको दिया होगा उतने इसने ग्रहण किया होगा। तो आवेश संरक्षण के नियम से एक और तथ्य की पुष्टि हो गई। क्या हो गया? कि धनावेश और ऋणावेश की मात्रा कैसी होती है? बराबर होती है। तो उदाहरण आप दे देंगे कि जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े, ये नोट करने योग्य, जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, और इस प्रकार कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, और इन दोनों पर आवेश की मात्रा क्या होती है? बराबर होती है। इस तरह से पूरे पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश क्या हो जाता है? संरक्षित हो जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, उठना भी चाहिए, कि सर आपने बताया था कि धनावेश और ऋणावेश मतलब आवेश को तो उत्पन्न ही नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको बताऊं कि आपको बताया मैंने पहले भी, यहां भी स्पष्ट करता हूं कि किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक पृथक्कृत निकाय बनाते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? निकाय बनाते हैं। तो मान लीजिए कि इस पर आवेश था 15 और इस पर आवेश था 18। इलेक्ट्रॉन कितने थे इसमें? ये 17 थे और इसमें 15 थे। इससे एक इलेक्ट्रॉन यदि इसने दिया, एक धनावेशित हो गया, ये एक धन चढ़ा मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पे कितने हो जाएंगे? एक इसने दिया तो 18 हो गए, एक इसने दे दिया तो कितने हो गए? 14 हो गए। अब देखिएगा, पहले थे 15 और 17 बराबर कितने? 32। अब हो गए 14 और 18, अब कितने हो गए? 14 और 18 बराबर हो गए 32। पहले भी 32 थे, अब भी 32। क्या कोई इसमें क्षति हुई? क्या इसमें कोई वृद्धि हुई? नहीं हुई। इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि निकाय का कुल आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है। यह आपका आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अगला टॉपिक आपका क्या था? आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहा जाता है?
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेशों का क्वांटीकरण। क्या होता है आवेशों का क्वांटीकरण? आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर या किसी वस्तु पर, ठीक है, आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। मैं एक चीज और आपको बता दूं, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, आप पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना। तो यहां देखिएगा, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे कि प्रोटॉन पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। और दोनों पर आवेश की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। मतलब ये परिमाण में बराबर होते हैं, दोनों के मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। बस ब्रैकेट क्या होती है इनकी? विपरीत होती है, एक प्लस और एक माइनस। तो आवेशों का क्वांटीकरण देखिए, आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां जहां Q बराबर किस पर मात्रा? वस्तु पर आवेश की मात्रा, वस्तु पर आवेश की मात्रा। E बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। N बराबर 1 2 3 4 एंड 4। अब देखिएगा, यदि हम n का मान यहां रखते हैं, ये आप लिख देंगे इतना, उसको लिखने के बाद क्वांटीकरण को परिभाषा लिखने के बाद इसको लिखेंगे आप। अब इसके बाद क्या बताएंगे कि अर्थात जो वस्तु पर आवेश की मात्रा होगी, यदि हम 1 रखते हैं तो ये प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E एंड 4 हो सकती है। किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा हो सकती है वो क्या हो सकती है? अर्थात किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E हो सकती है। E बटे या प्लस माइनस E बटे 2 प्लस माइनस 3E बटे 2 या प्लस माइनस E बटे 5, ये नहीं हो सकती। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि किसी वस्तु पर आवेश को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते, यानी उसके भिन्नात्मक मान में नहीं परिवर्तित कर सकते। जब भी होगा, जब भी हमें आवेश मिलेगा, वो कैसे मिलेगा? इसके पूर्ण गुणज में मिलेगा। किसके? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में मिलेगा। इतना आप लिख देंगे कि अर्थात किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते या उसका भिन्नात्मक मान प्राप्त नहीं कर सकते। यह मान हमेशा पूर्ण गुणज में मिलेगा, यानी किसी भी संख्या के पूर्ण पहाड़े में मिलेगा। तो ये रहा आपका आवेशों का क्वांटीकरण। अब इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया करता है आपकी परीक्षा में। पहले एक ऑब्जेक्टिव आपको बता देता हूं। एक ऑब्जेक्टिव क्या आया करता है आपकी परीक्षा में कि परमाणु विद्युत का खाली स्थान होता है। ये कई बार पूछा जाता है परीक्षा में और आया भी है पहले बोर्ड एग्जाम में। परमाणु विद्युत का खाली स्थान होता है। ध्यान दीजिएगा, ये परमाणु की संरचना हो गई, मान लीजिए स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है? नाभिक होता है, जिस पर प्रोटॉन और क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन रहते हैं। और इसके बाहर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है बाह्य कक्षा में, ठीक है ना। अब देखिएगा, आप एक परिभाषा केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो पूर्व कक्षा में कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जितने चक्कर लगाते हैं या उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, वो परमाणु क्रमांक होती है। और ये दोनों संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैंने आपको बताया कि इस पर आवेश की मात्रा ऋण होती है और प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा धन होती है। ये धन ऋण इन दोनों के मान बराबर बताया था मैंने कि 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम होती है। ये प्लस 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, ये -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। ये दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को क्या कर दिए? समाप्त कर दिए, नष्ट कर दिए। तो परमाणु विद्युत का कैसा हो गया? उदासीन हो गया। आपका उत्तर क्या बन गया कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है।
ये ऑब्जेक्टिव बन गया, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल में आ जाते हैं, देखिएगा क्वेश्चन आपका कहता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। नोट कर लीजिए, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं हल से शुरू करता हूं, फिर सुन लीजिए, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हल है इसका दिया है, Q बराबर एक कूलाम। हमने माना n इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? n इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर को ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया कि माना n इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब Q बराबर क्या सूत्र होता है? Ne। हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उनको परिमाण रूप में लिखते हैं। Q बराबर Ne इनके Q बराबर Ne, वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? एक बराबर n गुणे, अभी मैंने आपको बताया कि E का जो मान होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वो कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। ये हो जाएगा 1 बटे, या ये बटे में आ जाएगा इधर के, 1 बटे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 बराबर n, या n बराबर हो जाएगा 1, ये 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो 1 गुणे 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा, और बटे हो जाएगा 1.6। इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर 19 बटे 16। ठीक है, अब चूंकि ये 10 16 से छोटा है, ठीक है, तो यहां से एक 10 और निकाल लेते हैं, हमारे पास है, तो ये बन जाएगा 10 गुणे 10 कर देंगे, ये 10 निकाल दिए तो 10 दहम 100, और गुणे बन जाएगा 10 की पावर 18 बटे 16। 16 का भाग कराएंगे, 16 छक्का 96, भाग में पहुंचे 90 दशमलव लगा, ये बन गया कितना? 4, तो 16 दूनी 32, 8 आया, फिर ये हो गया 0 तो 80, 16 पंचे 80 बराबर हो गया 6.25 गुणे 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, बगल में आप लिख देंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आज का वीडियो आपका इस टॉपिक पर यही खत्म होता है। इसके नेक्स्ट आगे के न्यूमेरिकल जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से संबंधित है, यानी आवेशों के क्वांटीकरण से संबंधित है, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।